आज हमारा क्या एजेंडा रहेगा? एक सेकंड दीजिए बच्चे। आज हमारा एजेंडा मेनली इन्वॉल्व करेगा सेक्शन 50A को। सेक्शन 50A बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हमारे सीआरपीसी का, जिसको समझना जरूरी है। वो भी थोड़ा सा लेंदी है, काफी चीजें हैं जिसको हमको याद रखना पड़ता है, पर उसको हम कवर करेंगे। एक सेकंड, सम इशू। ठीक है, परफेक्ट है। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे, क्या क्या करेंगे? सेक्शन 50A को कवर करेंगे, सेक्शन 51 को कवर करेंगे, सेक्शन 52 को कवर करेंगे, और अगर समय रहा और हम सही समय से चलते रहे, अपने प्लान्ड तरीके से चलते रहे, तो सेक्शन 53 को भी फिनिश करेंगे। उसके बाद हम एक आज बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, उसको भी समझेंगे, और लास्ट में हमारा सेगमेंट जो क्वेश्चन आंसर वाला रहता है वो रहेगा ही। तो अभी तक का जितना हमने डिस्कशन किया है सीआरपीसी में, उस अगर डिस्कशन को बेसिस बनाएं तो इतना मैं कह सकता हूं कि जहां तक अरेस्ट की बात है, उसके बारे में जो लॉ है, जो कानून है, जो प्रोसीजर है, सीआरपीसी हमको बताता है, वो लगभग लगभग हमको समझ में आने लगा है। हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगा है कि चीजें कैसे होती हैं। उसी को, जो वो हमने जो बेसिक अपने अभी तक क्लियर की हैं, उसी पे जो आने वाले सेक्शंस हैं, जैसे 50A है, 51 है, 52 है, 53 है, ये सारे उसी की ना बच्चे एडिशंस होंगे। बेसिस वही रहेगा जो हमने समझा था सेक्शन 46 के अंदर, सेक्शन 41 के अंदर, कल की क्लास में 47 के अंदर, 48 के अंदर। उसी को आगे ले जाके कुछ डिटेलिंग की बात ज्यादा होगी, पर ये जो डिटेल्स है ये कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है बच्चे, कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि जो ये सीआरपीसी के सेक्शंस हैं, स्पेशली ये जो सेक्शंस है जो अर्ली 50s में आते हैं, ये थोड़े से ओवरलैपिंग है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये वाली बात तो उस वाले सेक्शन में भी थी, पर ऐसा नहीं है। आपको देखने में, पढ़ने में ऐसा फील हो सकता है कि सेक्शन थोड़ा सा मिलता जुलता सा है, पर असल में हर एक सेक्शन का अपना दायित्व है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। तो उसको समझें, और ये जरूरी है कि सेक्शन को तो समझे ही समझे, जो और सेक्शन हमने पढ़े हैं उनसे डिफरेंशिएट करते हुए चले। ठीक है, इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स पेन वगैरह सब कुछ तैयार, एक बार यस बोल दीजिए बच्चे, वाई टाइप कर। यस सर। चलो ठीक है, तो पहला सेक्शन जो हमारे आज का एजेंडा का है वो है सेक्शन 50A। बहुत आसान है समझने में, बस जिन पॉइंटर्स पे मैं इंडिकेट कर रहा हूं उनको नोट डाउन भी करते चलिएगा और उनको इलेबोरेट भी करते चलिएगा। जो बच्चे सेक्शन 50A है वो बात करता है ऑब्लिगेशन की। तो पहला ही शब्द जो आपका निकल के आ रहा है, जो सेक्शन 50A को अलग बनाता है बाकी सब सेक्शन से, ये ऑब्लिगेशन की बात करता है, बाध्यताओं की बात करता है। किसकी? एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे पर्सन की जो क्या कर रहा है? अरेस्ट कर रहा है। सेक्शन 50A में किसकी बातें होंगी? ऑब्लिगेशंस की, ऐसे लोगों की जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं। अब देखो, कल की कहानी को रिपीट करो। कोई भी व्यक्ति या फिर पुलिस ऑफिसर, ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अन्य व्यक्ति या फिर पुलिस ऑफिसर जो भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो क्या देंगे? इंफॉर्मेशन देंगे। क्या देंगे? जानकारी देंगे। अब सवाल ये उठता है, अब यहां पे ये सेक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है प्रीवियस सेक्शन से। यहां पे जिस जानकारी की बात हो रही है, यहां पे जानकारी की बात हो रही है अरेस्ट के बारे में, गिरफ्तारी से जुड़ी हुई जो जानकारी है, और बहुत महत्वपूर्ण, अरेस्ट करने के बाद उस व्यक्ति को, अरेस्टेड व्यक्ति को कहां पे रखा जा रहा है, कहां पे उसको हेल्ड किया जा रहा है। इन दोनों बातों के बारे में जानकारी, अरेस्ट के बारे में जानकारी और अरेस्ट करने के बाद कहां पे रखा जा रहा है, यहां पे ये जानकारी किसको जा रही है? 50A के अंदर ये जो जानकारी है दोस्तों, ये ऐसे व्यक्ति के दोस्तों के पास जाएगी, फ्रेंड्स के पास जाएगी, या फिर उसके रिश्तेदारों के पास जाएगी, रिलेटिव्स के पास जाएगी,
या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको वो व्यक्ति नॉमिनेट करना चाहे, जिसको भी वो चाहता है बताना कि उसकी अरेस्ट के बारे में, उसकी गिरफ्तारी के बारे में जिस व्यक्ति को जानकारी दिलवाना चाहता है पुलिस वाले के द्वारा, उसका नाम नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 50A एसेंशियली कैसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है? ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है जब किसी व्यक्ति की जो अरेस्ट कर रहा है या फिर किसी पुलिस अफसर की जो अरेस्ट कर रहा है उसको जानकारी देनी होगी अरेस्ट के बारे में, और अरेस्ट करने के बाद किसी व्यक्ति को कहां रखा जा रहा है उसके बारे में, या तो उस अरेस्टेड व्यक्ति के दोस्तों को, रिश्तेदारों को, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको वो व्यक्ति नॉमिनेट करता है। अब यहां से आप देखो कि इसका सोर्स क्या है। हमने डीके बासु कल जो केस पढ़ा उसमें मैंने एक बात कही थी कि कभी भी किसी व्यक्ति का अरेस्ट होगा तो उसके बारे में जानकारी देना, परिवार वालों को इन्फॉर्म करना बड़ा जरूरी है। और ये जो इंफॉर्मेशन वाली बात है, अब देखो इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शन, ये जो इंफॉर्मेशन वाली बात है इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि जब अरेस्ट कर रहे हो तब मेमोरेंडम बनवा लो, है ना, और उस मेमोरेंडम को साइन करवा लो किसी फैमिली वाले से, और अगर फैमिली वाला नहीं है तो किसी लोकेलिटी के बंदे से साइन करा लो। और अगर ऐसी स्थिति है कि किसी फैमिली वाले बंदे से साइन नहीं करा पाया है तो ये सेक्शन आपका 50A बचा लेगा उसको कि उसके अरेस्ट के बारे में जानकारी। और सबसे महत्वपूर्ण, चाहे मेमोरेंडम वाली बात हो, चाहे अभी तक जितने भी सेक्शन पढ़े हमने जिसमें परिवार वालों को बताया जा रहा था अरेस्ट के बारे में, किसी सेक्शन में भी इस चीज की बात नहीं थी। कहीं पे भी ऐसी बाध्यता नहीं थी कि पुलिस वाला या अरेस्ट करने वाला व्यक्ति घर वालों को यह भी बताएगा कि अरेस्ट करने के बाद उस व्यक्ति को कहां रखा गया है। ये बाध्यता, ये ऑब्लिगेशन, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल सेक्शन 50A के अंदर आती है। इस बात को आपको नोट्स में लिखना है क्लियरली। और साथ ही साथ पिछले जितने भी सेक्शन थे उसमें ज्यादातर जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वो फैमिली इस्तेमाल किया था, रिलेटिव्स किया था। यहां पे शब्द एक तो फ्रेंड्स इस्तेमाल किया है, और फ्रेंड्स के साथ साथ नॉमिनेशन की भी बात आई है। मतलब ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि कोई व्यक्ति है वो परिवार का व्यक्ति नहीं है, दोस्त भी नहीं है, पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको वो व्यक्ति नॉमिनेट कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है, बॉस हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो एक नॉमिनेशन की भी बात केवल हमको सेक्शन 50A के अंदर देखने को मिलती है। सो इस तरीके से ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से जो सेक्शन 50A है हमारे लिए कुछ नई जानकारी लेके आता है, नई खुशी लेके आता है। ठीक है, अब देखो आगे की बात। क्या इतनी बात सबको समझ में आई है? सब लोग साथ में एक पेज पे हैं? यस बोलेंगे, वाई टाइप करेंगे? यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो आगे क्या कहता है सेक्शन 50 है। अब आप ऐसे व्यक्ति के परिवार वालों को तो बता ही रहे हो कि उसका अरेस्ट हुआ है और उसको कहां रखा गया है। उसका ये जो अरेस्टेड पर्सन है, अधिकार तो ये उसी का है ना। ये अधिकार किसका है? जिम्मेदारी तो पुलिस वाले की है, जिम्मेदारी तो ऐसे व्यक्ति की है जो अरेस्ट कर रहा है, पर ये अधिकार किसका है? अधिकार जिसका अरेस्ट हुआ है उसका है। तो ये भी उसी पुलिस वाले की जिम्मेदारी है, ये भी उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अगर उस अरेस्टेड पर्सन को इस अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है, किस अधिकार के बारे में, कि वो अपने किसी परिवार वाले को, दोस्त को, या किसी नॉमिनेटेड पर्सन को अपनी अरेस्ट होने के बारे में और जहां उसे रखा जा रहा है उसके बारे में जानकारी दे सकता है। अगर उसके बारे में उसे जानकारी नहीं है तो ये पुलिस वाला ही और ये दूसरा व्यक्ति ही जो अरेस्ट कर रहा है ये उसको बताएगा कि उसके पास ये अधिकार है। याद करो, ये चीज हमने कल डीके बासु में पढ़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये भी पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों को वो कस्टडी में रख रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं उनको बताएं कि उनके अधिकार क्या हैं। कंसिडरिंग आवर नेशन जो कि अनएडुकेटेड है, बैकवर्ड है, ऐसी सिचुएशन में ये भी जिम्मेदारी पुलिस वालों की बनती है कि उनके अधिकार को, उनकी जो जिम्मेदारियां उनको पूरे भी करें और उनको इन्फॉर्म भी करें कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। तो इन्फॉर्म भी करेगा कि उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने किसी परिवार वाले को या नॉमिनेटेड पर्सन को जानकारी दिलवा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण इस बात की
एंट्री करी जाएगी बच्चे, ऐसा ही नहीं कि किसी पे छोड़ दिया, कर लिया तो ठीक, नहीं कर लिया तो नहीं करा। पुलिस वालों पे भरोसा करना थोड़ा सा कम कर रहा है हमारा सीआरपीसी डीके बासु के बाद से। इस बात की एंट्री भी करी जाएगी किसमें, किताब के अंदर, रजिस्टर के अंदर, और उसमें लिखना पड़ेगा कि 50A के अधिकार को इस्तेमाल करते हुए और 50A की जिम्मेदारी को पूरा करते हुए किसको इंफॉर्मेशन दी गई थी। अगर परिवार वाला था तो कौन था, अगर दोस्त था तो कौन था, और आखिरी अगर नॉमिनेटेड पर्सन था तो कौन था। उस व्यक्ति की जानकारी आपको एक एंट्री में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहां पे भी कहानी खत्म नहीं हुई। जब भी इस अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, कोई बता सकता है कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने? सर विदिन 24 आवर्स। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 24 घंटे का रूल है। अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे के भीतर किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। तो जब भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा उस व्यक्ति को, मजिस्ट्रेट की भी यह जिम्मेदारी है कि वो देखे कि 50A की रिक्वायरमेंट पूरी की गई है या नहीं। जो पहले बातें हवा में कर दी जा रही थी सेक्शन 46 के अंदर, 47 के अंदर, कि ऐसा करेंगे करेंगे, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा। अब देखो 50A के अंदर जो अमेंडमेंट के थ्रू आया है, उसमें कितनी सारी प्रोटेक्शंस लगाई गई हैं, जिम्मेदारियां लगाई गई हैं कि आपको बताना तो है ही, उस अरेस्टेड पर्सन को भी बताना है इसके राइट के बारे में, इस बात की एंट्री भी करनी है बुक में, और मजिस्ट्रेट भी देखेगा कि ये सारी प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं। तो देखें तो सबको एक ही धागे से जोड़ के बांधा गया है। तो जल्दी से एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा 50A के ऊपर। बच्चे, सेक्शन 50A बात करता है ऑब्लिगेशंस की। किसके ऑब्लिगेशंस की? एक ऐसे व्यक्ति की जो अरेस्ट कर रहा है। अब ये जो व्यक्ति है कोई आम व्यक्ति भी हो सकता है जिसके पास पावर हो, अथॉरिटी हो, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है। क्या जिम्मेदारी है कि ये जानकारी देगा, किसके बारे में जानकारी देगा? अरेस्ट के बारे में जानकारी देगा, या फिर उस अरेस्टेड पर्सन को कहां रखा गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि वो जानकारी किसको देगा। जानकारी तीन ग्रुप के लोगों को दी जा सकती है, या तो दोस्तों को दी जा सकती है, या रिलेटिव्स को दी जा सकती है, या ऐसे व्यक्ति को जिसको वो नॉमिनेट करता है, अरेस्टेड व्यक्ति नॉमिनेट करता है, उसको दी जा सकती है। ठीक है। अगर इस अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है तो पुलिस वाला उस अरेस्टेड पर्सन को भी बताएगा कि उसका यह अधिकार है कि वो अपने किसी व्यक्ति को अपनी अरेस्ट के बारे में जानकारी दिलवा सकता है। इस बात की एंट्री भी करी जाएगी किताब के अंदर कि किसको इन्फॉर्म करा गया था फाइनली, और इस बात की मजिस्ट्रेट भी अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा, पुष्टि कर लेगा कि ये सारी चीजें पूरी हुई थी या नहीं हुई थी। अब मुझे बताओ, क्या सेक्शन 50A आप सभी को क्लियर है, या फिर कोई क्वेश्चन है? आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस? यस सर। 100%। वाई टाइप करेंगे बच्चे? सर अरेस्टेड पर्सन इस फैमिली को बताएगा या पुलिस बताएगा? पुलिस बताएगी अरेस्टेड पर्सन को कि उसका अधिकार है, और अरेस्टेड पर्सन किसी को नॉमिनेट करेगा कि किसको वो इन्फॉर्म करवाना चाहता है। सर यूट्यूब वाले बच्चे जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक, वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चे, रोज बोलने की जरूरत ना पड़नी चाहिए। हाँ सर, तो जब हेबियस कॉर्पस का जब रिट फाइल होता है तो ये सारे पॉइंट को वहां पे भी कंसिडर किया जा सकता है। और कल मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा था कि क्या ये था वो किसी और स्पेसिफिक सेक्शन के बारे में, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट बात इंडिकेट करता है पूरे सीआरपीसी के बारे में कि ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये केवल प्रोसीजरल मैटर्स नहीं है, ये केवल छोटी मोटी चीजें नहीं है। अगर इनकी कंप्लायंस नहीं होगी तो अरेस्ट ही इलीगल हो जाएगा, डिटेंशन इलीगल हो जाएगा। यस सर। तो इसीलिए मैं इतना समय दे रहा हूं, और इस समय इसीलिए इस बातों को बहुत ध्यान देना जरूरी है, हम जैसे आम लोगों को भी और पुलिस वालों को भी, क्योंकि वो भी तो फंसेंगे कल को जब उनका डिटेंशन इलीगल माना जाएगा। ठीक है। अब हमारा सेक्शन 50A तो हो गया। 50A था इंफॉर्मेशन के बारे में। अब देखो सेक्शन 51 क्या कहता है। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 51।
सेक्शन 51 कहता है, किस बारे में बात करता है पहले उसको समझ लेते हैं। ये बात करता है सर्च के बारे में, तलाशी के बारे में। अब किसकी तलाशी होगी, ये बहुत जरूरी है बच्चे। जो सबसे पहली चीज आप अपने नोट्स में लिखोगे सेक्शन नंबर के आगे, आप लिखोगे कि ये सेक्शन का पर्पस क्या है। इसी तरीके से मैं डिजाइन करके लाता हूं, ये पर्पस जरूर लिखना, वरना क्या होगा, अगर आपने पर्पस नहीं लिखा और अंदर कंटेंट लिख लिया, आगे जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 51 में कौन सी बात है, 52 में कौन सी बात है, क्योंकि ओवरलैप करेंगे, बहुत ज्यादा ओवरलैप करेंगी चीजें। ठीक है, तो 51 जो है वो तलाशी की तो बात कर रहा है, और तलाशी के आगे काफी प्रोविजंस बात करेंगे, पर यहां पे जो तलाशी की बात है, किसकी तलाशी की बात हो रही है, अरेस्टेड पर्सन की। कल भी हमने एक प्रोविजन पढ़ा था तलाशी के ऊपर, कोई बता सकता है किस चीज की तलाशी? 47 सर। घर की तलाशी हो रही थी, हमें लग रहा था कि कुछ छुपा हुआ है उसमें, तो उसको अरेस्ट करने के लिए तलाशी ले सकते थे। यहाँ पे जो अरेस्टेड पर्सन है वो व्यक्ति जो है, उसकी खुद की तलाशी हो रही है। जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट कर लिया उसकी तलाशी लेना चाहते हो, उसकी पॉकेट चेक करना चाहते हो, उसके कपड़े चेक करना चाहते हो, उसकी बात हो रही है कहां पे, सेक्शन 51 में। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी, सेक्शन 51। यहां पे भी वही स्थिति है, कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई अन्य व्यक्ति है अब सुनना थोड़ा सा आसान नहीं है 51, थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से देखना। कोई भी पुलिस ऑफिसर है या अन्य व्यक्ति है जिसने किसी को अरेस्ट किया है, बहुत ध्यान से देखना, किसी को अरेस्ट किया है, या तो बिना वारंट के किया है, या फिर वारंट के साथ किया है, या फिर जिस गुनाह के लिए किया है उसमें बेल की बात नहीं है, या फिर बेल की बात तो है पर वो व्यक्ति बेल दे नहीं पा रहा है। देखो कितनी टिपिकलिटी है, ध्यान से देखना है। ये जो 4 बातें हैं इनको बहुत ध्यान से देखना है। ये जो अरेस्ट किया है ना, ये अरेस्ट दोनों तरीके के सिचुएशन में हो सकता है। ये बिना वारंट का भी अरेस्ट हो सकता है, वारंट के साथ भी हो सकता है। और ये जो ऑफेंस है जिसके लिए अरेस्ट किया जा रहा है, या तो हो सकता है कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, मतलब जिसमें बेल का प्रावधान ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बेल का प्रावधान तो हो पर ये जो व्यक्ति है बेल दे नहीं पा रहा। मैंने आपको बताया था ना, बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं है कि छोड़ ही देंगे, उसमें भी पुलिस कहती है कि आप बॉन्ड भरो, श्योरिटी लाओ, मतलब जो भी कंडीशन है उनका पूरा करो, उसके बाद आपका अधिकार है कि आपको छोड़ दिया जाएगा। तो है तो वो बेलेबल ऑफेंस, पर वो बेचारा रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में जो पुलिस वाला ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट करता है, ध्यान से देखना, यहीं पे घूमोगे आप, जो पुलिस वाला ऑफिसर, ये वाला पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट करता है, या फिर कोई एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसको वो व्यक्ति हैंड ओवर किया गया है। अब देखो, अब ये हैंड ओवर की सिचुएशन कैसे आती है। मानो जो अरेस्ट है वो किसी पुलिस वाले ने नहीं, किसी अन्य व्यक्ति ने किया हो, तो ये जो अन्य व्यक्ति है इसके पास सर्च करने की पावर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो सीधा सीधा आंसर बता रहा हूं मैं आपको। ये जो अन्य व्यक्ति है अरेस्ट तो कर सकता है, पढ़ते आ रहे हैं हम सेक्शन 46 से, पर इसके पास सेक्शन 51 के अंदर सर्च करने की पावर नहीं। जिस व्यक्ति को, जिस पुलिस वाले को ये अन्य व्यक्ति अपना जो जिसको अरेस्ट करके लाया है, ये जिस पुलिस वाले को ये हैंड ओवर करेगा वो व्यक्ति को, वो पुलिस वाला चाहे तो उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। पर अगर पुलिस वाले ने ही अरेस्ट किया है तो कोई परेशानी है ही नहीं, वो खुद ही सर्च कर लेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लेना सारी चीजें। कोई पुलिस वाला है या फिर कोई अन्य व्यक्ति है जिसने किसी को अरेस्ट किया है, चाहे वारंट के साथ किया हो चाहे बिना वारंट के किया हो, चाहे उसमें बेल का प्रावधान ना हो, अगर बेल का प्रावधान है पर वो बेल ना दे पा रहा हो, मतलब दोनों स्थिति में वो छूटा नहीं है, अभी भी अरेस्टेड है। अगर उसको अरेस्ट पुलिस वाले ने किया था तो वो उसको खुद सर्च कर सकता है। अगर अरेस्ट पुलिस वाले ने नहीं, किसी अन्य व्यक्ति ने किया था, तो जिस पुलिस वाले को उस अन्य व्यक्ति ने हैंड ओवर किया अरेस्टेड पर्सन को, वो सर्च करेगा। अब बताइए, यहां तक सब क्लियर है? किसी का कोई डाउट चल रहा है यहां तक? और Yes, सर sir. लास्ट सर बेलेबल ऑफेंस कवर नहीं करेगा? एक एक करके पूछेंगे। हाँ जी सर बेलेबल ऑफेंस कवर नहीं कर रही है? देखो, दोनों प्रकार के ऑफेंसेस कवर्ड हैं।
नॉन बेलेबल भी कवर्ड है, बेलेबल भी कवर्ड है। बट स्थिति क्या है, नॉन बेलेबल है तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो अभी भी अरेस्टेड होगा, कोर्ट वोर्ट जाएगा, कब क्या होगा पता नहीं, पर अभी भी वो अरेस्टेड है। अगर वो बेलेबल ऑफेंस है और बेल का फायदा उठा के वो छूट गया है, तो फिर आप अरेस्ट किसका करोगे, तो सवाल ही नहीं उठता। पर अगर वो बेलेबल ऑफेंस है पर वो किसी भी वजह से बेल पे नहीं छूट पाया है, मतलब वो बेल की जो रिक्वायरमेंट लगाई थी उनको पूरा नहीं कर पाया है, तो मतलब क्या है, वो अभी भी अरेस्टेड है। इन दोनों ही स्थिति में कॉमन क्या है, नॉन बेलेबल में भी वो अभी भी पुलिस वाले के पास है और बेलेबल में भी वो अभी भी पुलिस वाले के पास है। इन दोनों ही स्थिति में उसका सर्च कर सकते हैं। समझ में आई? छूट गया तो किसका सर्च करोगे आप? यस सर, समझ गए। ठीक है, अब बढ़ो आगे। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो सर्च करने की पावर है पुलिस वाले की, या फिर ऐसे पुलिस वाले की जिसको हैंड ओवर किया गया है, ये उनकी मन मर्जी है बच्चे। शैल नहीं लिखा हुआ है, मे लिखा हुआ है, कर सकता है अगर वो चाहे तो। सीआरपीसी कहीं से भी किसी भी तरीके से वाद्य नहीं कर रहा किसी भी पुलिस वाले को कि उसके द्वारा गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को सर्च करे ही करे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत। ठीक है, लगता है हमें कि यहां पे होगा ही, ये नॉर्मल प्रोसेस का पार्ट है, नहीं, उसकी मन मर्जी। अगर पुलिस वाले को जरूरी लगता है सर्च करना तो वो सर्च करे, नहीं लगता तो ना करे। ललित मैं रिपीट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है, अभी बस सुनते चलो। ठीक है, अगर उसने अपनी इस पावर को एक्सरसाइज किया और सर्च किया, तो जो भी सामान, जो भी चीजें उस अरेस्टेड पर्सन से मिली, उसकी जेबों से मिली, उसके बैग से मिली, जो भी कुछ मिला, उस सारे सामान को सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। मतलब पुलिस वाला संभाल के उसको रख देगा। पर क्या चीज नहीं ले सकता? सब कुछ ले सकता है, उसका मोबाइल ले लेगा, वॉलेट ले लेगा, की चेन ले लेगा, उसकी वाइफ का फोटो ले लेगा, जो भी कुछ है सब कुछ ले लेगा, ब्रेसलेट ले लेगा। पर जो जरूरी कपड़े हैं तन ढकने के लिए, उनको नहीं ले सकता। पहनने वाले कपड़ों को छोड़ के सब कुछ लेके सारी चीजें कहां रख देगा? सेफ कस्टडी में रख देगा। और जब सेफ कस्टडी में सामान रखेगा, उसकी पूरी लिस्ट बनाएगा कि क्या क्या सामान मैंने इस व्यक्ति से लिया है, उसकी एक रसीद बना के जमा करेगा अपने रिकॉर्ड्स में कि ये व्यक्ति का अरेस्ट हुआ था, इसका मैंने सर्च किया था, इससे मुझे ये सामान मिला था और ये सारा सामान मैंने सेफ कस्टडी में रखवा दिया है। इस बात की रसीद वो अपने रिकॉर्ड्स में बनाएगा और उस अरेस्टेड पर्सन के फैमिली वालों को हैंड ओवर कर देगा, जिससे वो कभी भी आगे जाके चाहें उस सामान को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहानी हुई है अभी तक कि कोई भी पुलिस वाला या कोई भी अन्य व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करता है, चाहे वो वारंट केस हो चाहे वो वारंट केस ना हो, दोनों ही स्थिति में, अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उस स्थिति में भी, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है पर उसमें किसी व्यक्ति को बेल पे छोड़ा नहीं जा सका है, किसी भी वजह से उसने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी, ऐसी स्थिति में वो पुलिस वाला चाहे तो उसकी सर्च कर सकता है। अगर अरेस्ट करने वाला पुलिस वाला नहीं था, कोई अन्य व्यक्ति था, ऐसी स्थिति में वो दूसरे पुलिस वाले को, उस व्यक्ति को हैंड ओवर करेगा और वो दूसरा पुलिस वाला उसकी सर्च करेगा। और ये सर्च करना है या नहीं करना है, ये पूरी तरीके से पुलिस वाले की डिस्क्रिशन है, उसकी मर्जी है। अगर वो सर्च करता है तो जो भी सामान उस अरेस्टेड पर्सन से मिलेगा सबको जमा कर लेगा, सेफ कस्टडी में रख लेगा। जो जो सामान मिला है उसकी लिस्ट बना के, रसीद बना के अपने रिकॉर्ड्स में लगा लेगा। सब कुछ ले सकता है उससे, उसके पहने हुए कपड़ों को छोड़ के, मतलब जो भी कपड़ा उसका तन ढकने के लिए जरूरी है उसको छोड़ के सब कुछ ले सकता है। यहां तक बात आप सभी को क्लियर है? यस बोलेंगे बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बस आखिरी बात है, अगर अरेस्ट होने वाला व्यक्ति एक महिला है, किसी महिला का अरेस्ट किया गया है पुलिस वाले के द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो उसका ये जो सर्च है वो केवल एक महिला पुलिस ऑफिसर ही कर सकती है। कभी भी एक पुरुष पुलिस ऑफिसर किसी एक महिला कैदी का
सर्च नहीं कर सकती। ठीक है, अगर वो महिला है तो उसकी सर्च एक महिला पुलिस वाली ही करेगी। कल हमने इस बात पे डिस्कशन किया था कि क्या किसी महिला का कोई पुरुष अरेस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सीआरपीसी में कहीं नहीं लिखा कि अरेस्ट नहीं कर सकते, पर हाँ कभी हो सकता है कि छूने की जरूरत पड़ जाए, बदमाशी दे, ऐसी स्थिति में हमेशा एक फीमेल पुलिस ऑफिसर को लेके चलना पड़ता है, क्योंकि उन्हीं के पास ये अधिकार होता है। पर जब बात सर्च की आएगी तो ये एब्सोल्यूट रूल है, अगर वो फीमेल है तो उसकी जो सर्च है एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही करेगी, बस। ठीक है, क्या हम सभी लोग क्लियर हैं? यस सर, सर। जो यस बनाया सर। जाएगा उसमें अरेस्टेड व्यक्ति का साइन रहेगा? किस चीज का? हाँ, अरेस्टेड पर्सन का साइन रहेगा। वो रसीद को अपने रिकॉर्ड में भी लगाएगा और अपने उसके घर वालों को भी हैंड ओवर करेगा, या उसको, उस व्यक्ति को जब भी मेल मिलेगी उसको अपनी रसीद देगा, जिससे उसका सामान वापस किया जा सके। ठीक है, ओके। अब आ जाओ एक। फोर हाँ, सर 4 पॉइंट का पुलिस ऑफिसर हु अरेस्टेड से वो दोनों पॉइंट दोबारा बताइए। मेरे को समझ नहीं आया, मैं एक बार पूरा सेक्शन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो, अगर कोई इसके बाद सवाल रहता है तो पूछ लेना। बच्चे, सेक्शन 51 बात करता है किसकी? सर्च की, तलाशी की। किसकी तलाशी की? अरेस्टेड पर्सन की तलाशी की, एक ऐसे व्यक्ति की तलाशी की जिसको गिरफ्तार किया गया है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य व्यक्ति किसी व्यक्ति का अरेस्ट करता है, चाहे वो वारंट के साथ अरेस्ट हुआ हो, चाहे वो बिना वारंट के अरेस्ट हुआ हो, जो ऑफेंस है वो अगर नॉन बेलेबल है तो कोई परेशानी है ही नहीं, पर अगर वो बेलेबल है तो उसको बेल नहीं दी जा सकी है किसी भी वजह से। इन दोनों में ही स्थिति में वो जो पुलिस वाला है उस व्यक्ति का, अरेस्टेड व्यक्ति की तलाशी ले सकता है, सर्च कर सकता है। अगर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अरेस्ट किया गया था तो वो अन्य व्यक्ति किसी पुलिस ऑफिसर को उस व्यक्ति को हैंड ओवर करेगा और वो पुलिस ऑफिसर ही उस गिरफ्तार व्यक्ति की सर्च करेगा। कहने का मतलब है इस अन्य व्यक्ति के पास ताकत नहीं होगी किसी को सर्च करने की। ये जो सर्च करने की ताकत है ये पूरी की पूरी उसकी डिस्क्रिशन में बेस्ड है, उसकी मर्जी होगी तो करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा, जरूरत अनुसार है। ठीक है, जो भी सामान सर्च के बाद मिलेगा सबको सेफ कस्टडी में रखाया जाएगा, सबकी लिस्ट बना के रिसीप्ट बनेगी और उसको रिकॉर्ड्स का पार्ट बनाया जाएगा। सब सारा सामान ले सकता है, सब कुछ ले सकता है, बस पहने हुए कपड़ों को छोड़ के। अगर एक महिला का अरेस्ट हुआ है तो उसका केवल एक महिला पुलिस ऑफिसर ही सर्च कर सकती है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता किसी का कोई डाउट होगा। क्या हम सब लोग ठीक हैं? आगे बढ़ जाऊं? ऑल क्लियर बच्चे? यस सर। हाँ चल सर। चल, सर अब बढ़ते हैं सेक्शन 52 पे। सेक्शन 52, सेक्शन 52 भी एक थोड़ी सी टिपिकल सिचुएशन के बारे में बात करता है, ध्यान से देखना। ये बात करता है किसकी? ताकत की। ठीक है, शब्दों को पकड़ा करो, ये जो शब्द है ना ये ही आपको पूरा सेक्शन समझाने में मदद करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा 50A के अंदर ऑब्लिगेशन, 51 के अंदर क्या पढ़ा? डिस्क्रीशन, मर्जी है। 52 के अंदर हम ताकत पढ़ रहे हैं, पावर पढ़ रहे हैं। किस बात की पावर? सीज करने की। क्या चीज सीज करने की? ऑफेंसिव वीपन्स, खतरनाक टाइप के जो हथियार हैं उनको जब्त करने की ताकत की बात करता है सेक्शन 52। देखो क्या कह रहा है, कोई भी पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो किसी का भी अरेस्ट करते हैं उनके पास यहां पे भी मन मर्जी है, डिस्क्रिशन है। अगर वो चाहे तो उस अरेस्टेड पर्सन के पास अगर कोई भी ऑफेंसिव वेपन है, आक्रामक आयुध या आक्रामक हथियार है, उसको उससे जब्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। मानो सिचुएशन, मानो मैं पुलिस वाला हूं, मैंने किसी का अरेस्ट किया। अब जिसका मैंने अरेस्ट किया उसके पास रिवॉल्वर है, या उसके पास पैना चाकू है, या उसके पास एक खतरनाक सा डंडा है ऐसा वाइड वाला, या हॉकी है। ऐसी सिचुएशन में मेरे पास, क्योंकि मैं उसका अरेस्ट कर रहा हूं, या अगर मैं कोई अन्य व्यक्ति भी हूं, पुलिस वाला नहीं हूं, मेरे पास ये अधिकार है कि उससे ये सामान ले लूं। अब पिक्चर देखो, सबसे पहली चीज पुलिस वाले क्या करते हैं जब अरेस्ट करते हैं? उसके हथियार निकाल देते हैं।
वही ये जो ताकत है हथियार लेने की, हथियार जब्त करने की, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपना हथियार इस्तेमाल कर रहा हो सकता है उसने बेचारे ने बस अपनी बेल्ट में लगा रखी हो बंदूक, हो सकता है उसने पॉकेट में अपने में चाकू रख रखा हो सकता है वो हॉकी ऐसे ही लेके घूम रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्तेमाल करे तभी जब्त करे, अगर है उसके पास तो अरेस्ट करने वाले व्यक्ति के पास पूरा का पूरा अधिकार है, अगर वो चाहे तो उसको जब्त कर सकता है, चाहे तो जब्त कर सकता है, सीज कर सकता है। पर यहां पे एक थोड़ा सा बदलाव है, ये जो ऑफेंसिव वेपन्स जिनको जब्त करेगा पुलिस वाला या फिर कोई अन्य व्यक्ति, उनको हैंड ओवर कहां किया जाएगा? ये सारे ऑफेंसिव वेपन कहां जाते हैं? कोर्ट के पास, न्यायालय के पास। अगर अरेस्ट करने वाला व्यक्ति, जब्त करने वाला व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है तो वो ये सारे वेपन्स को कहां पे जमा करेगा? कोर्ट में। जहां पे भी उसको पेश किया जाएगा वहां पे उन ऑफेंसिव वेपन्स को जमा कर देगा। पर वहीं अगर ये जब्त करने वाला व्यक्ति, अरेस्ट करने वाला व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति है तो वो कहां जमा करेगा? वो बेचारा कहां कोर्ट जाएगा? वो किसी पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर करेगा और ये पुलिस ऑफिसर आगे कोर्ट को दे देगा। ठीक है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर या अन्य व्यक्ति जो किसी व्यक्ति का अरेस्ट करता है, उनके पास ये ताकत है कि कोई भी खतरनाक समय टाइप का हथियार अगर उस अरेस्टेड पर्सन के पास है उसको जब्त कर ले, और ये जो हथियार है ये कोर्ट में जमा होता है। अगर अन्य व्यक्ति ने लिया है तो पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर देता है। ये बात है हमारे सेक्शन 52 की, जिसमें पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स की बात हुई है। क्या हम 52 के बारे में क्लियर हैं सभी लोग? बड़ा आसान सा है ये तो। यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट नहीं है? यस ठीक है। सर। नो सर, नो डाउट्स। हाँ चलिए, यहाँ पे शुभांगी जो हम सिचुएशन से डील कर रहे हैं और जो सेक्शंस डील कर रहे हैं वो ज्यादातर ऐसी बातों के बारे में है कि जब कोई व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है किसी का, तब उस अरेस्ट करने वाले व्यक्ति के कैसे अधिकार है। अब जैसे आपने सिचुएशन जो मुझको बताई है यूट्यूब पे, उसमें आपने बताई है कि दो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में, क्या ऐसी स्थिति में कोई आम आदमी हथियार ले सकता है? देखो बच्चे, लेने को तो ले सकता है, उसको लेना भी चाहिए अगर उसके कंट्रोल में है तो, पर कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कानून कहीं से नहीं कहता कि एक आम आदमी को अपने आप को रिस्क में डालना चाहिए और दो लोग अगर हथियारों से लड़ रहे हैं उसके बीच में पड़ना चाहिए। पर यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कैसी सिचुएशन में? ये जो अन्य व्यक्ति है ना, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अरेस्ट करने का अधिकार है। ठीक है, तो उसके बारे में बात हो रही है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला जो सेक्शन है जो ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा है, कोई बात नहीं, तसल्ली से करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे। सेक्शन 53। सेक्शन 53 जो है और आगे जो सेक्शंस आएंगे, 2-3 सेक्शन जो लगातार आएंगे, वो बात करेंगे बच्चे किसकी, और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि किस में क्या बात थी, इसलिए अभी से बिल्कुल तैयारी कर लो। जो सेक्शन 53 है बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन की। आने वाले सेक्शन भी बात करेंगे, 53A भी मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करेगा, कल पढ़ेंगे हम। जानबूझ के मैंने उसे अलग दिन में डाला है, कंफ्यूज ना हो आप। पर दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? सेक्शन 53 बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन की, पर किसके मेडिकल एग्जामिनेशन की? एक्यूज्ड के मेडिकल एग्जामिनेशन की। क्या स्थिति है, लॉजिक को समझना, ध्यान से देखना। मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है किसका? एक्यूज्ड का। अभी तक आप जो शब्द सुन रहे थे, बार बार जो हम इस्तेमाल कर रहे थे, सेक्शन 41 से लेके 46 से लेके 47, 48, 49, 50, 50 से 51, 52, एक शब्द बार बार आ रहा था, अरेस्टेड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अरेस्ट किया गया है। पर आप देख रहे हो चीजें बदल रही हैं। ये जो हमारा सेक्शन है, ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है, ये अरेस्टेड पर्सन ना करके एक्यूज्ड पर्सन का इस्तेमाल कर रहा है। शब्द में बदलाव है, लैंग्वेज में बदलाव है, और कोई भी चीज बिना रीजन के नहीं होती है। क्या मेरी कोई मदद कर सकता है बच्चे? इस एक्यूज्ड शब्द का मतलब क्या होता है? सर उसका कन्विक्शन हो Who चुका is है। accused of commission of an offense? सबसे पहला सवाल है, क्या एक कन्विक्ट श्रेय, आवाज में बहुत, मतलब मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है आपके एंड पे। जिस व्यक्ति के ऊपर किसी ऑफेंस की चार्ज लगी हुई है उसको ही एक्यूज बोल सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मेनली
जब इस शब्द को समझना है हमको दो शब्दों में फर्क करना है। एक होता है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूं, कोई बात नहीं, समय लग जाएगा तो जल्दी किसको है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो शब्द होते हैं जो कई बार 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 आएंगे हमारे सीआरपीसी में और दोनों को समझना बहुत जरूरी है। एक शब्द होता है बच्चे एक्यूज्ड, जिसका मैं मतलब पूछ रहा हूं। एक शब्द होता है बच्चे कन्विक्ट। इन दोनों में पहले तो समझना है कि इन दोनों का मतलब क्या है और इन दोनों में फर्क क्या है। और एक और शब्द ले लो अपने लिए, अरेस्टी। अरेस्टी मतलब जिसका अरेस्ट हुआ है। ये तीन शब्द हैं, इन तीनों में फर्क क्या है। सबसे पहले अरेस्टी। बच्चे ये जो शब्द है अरेस्टी, इसका बहुत साधारण सा मतलब है, बहुत सिंपल सा मतलब है। अरेस्टी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है। अब अरेस्ट करने की कोई भी वजह हो सकती है, किसी भी प्रकार का केस हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हमारा कोई लेना देना है ही नहीं इन सारी बातों से। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, भले ही उसके खिलाफ कोई चार्ज है या नहीं, कोई एलिगेशन है या नहीं, अगर उसको कानूनी तौर से अरेस्ट किया गया है, जो उसका अरेस्ट है वो लीगल है, तो उस व्यक्ति को हम अरेस्टी बोलते हैं, बात खत्म, बस। पर वहीं जब ये शब्द इस्तेमाल होता है एक्यूज्ड, यहां पे कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। एक्यूज शब्द एक ऐसे ही व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल होता है जिसके खिलाफ एलिगेशंस लगी होती है, आरोप लगे होते हैं। हिंदी में किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उसने मर्डर किया है, किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उसने किडनैपिंग की है, किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि उसने चोरी की है। ये सारी क्या है? एलिगेशंस है। ये जो एलिगेशंस है ये किसी व्यक्ति को क्या बनाती हैं? एक्यूज्ड। एलिगेशन इक्वल टू एक्यूज्ड। पर वहीं ये जो आखिरी शब्द है कन्विक्ट, इसका बड़ा सीधा सा मतलब है, एक बार किसी व्यक्ति के खिलाफ जो एलिगेशंस लगाई गई थी वो साबित हो जाती हैं और कोर्ट के द्वारा उसको सजा सुना दी जाती है, मतलब उसका जो अपराध है वो साबित हो जाता है, तब बोलते हैं उसको कन्विक्ट। यहां पे केवल अरेस्ट हुआ है, कोई भी वजह हो सकती है, यहां पे केवल एलिगेशन लगी है, यहां पे अपराध साबित हो गया है। हो सकता है ये तीनों एक ही व्यक्ति हों और एक ही व्यक्ति की अलग अलग स्टेज हों, पहले वो अरेस्टी था, फिर वो एक्यूज बना, फिर वो आखिरी में उसका कन्विक्शन हो गया। ऐसा हो भी सकता है कि हर कोई व्यक्ति तीनों स्टेज पे ना आए, हो सकता है कोई एक्यूज हो पर उसका कन्विक्शन ना हो, बिल्कुल पॉसिबल है। इसलिए इन तीनों शब्दों में फर्क समझना बड़ा जरूरी है। क्या आप सभी लोग समझ पा रहे हो? तीनों शब्द क्लियर हैं? यस सर। हाँ सर, कन्विक्ट तब होगा जब आरोप तय हो जाते हैं, ना कि सजा तय हो जाती है। आरोप ऐसा साबित हो जाता है, कोर्ट ने ये मान लिया कि इसने ये किया है, अब किया है। सजा कितनी होगी, कब होगी, उससे कोई लेना देना नहीं। ओके ओके सर। ठीक है, अब आ जाओ वापस। सेक्शन 53 में जो शब्द है ना वो अरेस्टी है ना ही वो कन्विक्ट है, एक्यूज्ड है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ एलिगेशंस लगे हुए हैं, जिसके खिलाफ एलिगेशंस लगे हुए हैं। देखना ध्यान से, कोई भी किसी व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस किया है, ध्यान से देखना बच्चे, बहुत ध्यान से देखना। किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है जिसका उसके ऊपर एलिगेशन लगा, एक्यूज्ड है ना, तो एलिगेशन लगा है। किया है का मतलब है कि ऐसा उस पर आरोप है कि उसने किया है। तो ऐसा किसी व्यक्ति पे आरोप है कि उसने कोई क्राइम किया है, कोई अपराध किया है, और उस अपराध का नेचर ऐसा है, उसकी प्रकृति ऐसी है, या जिस सर्कमस्टांसिस में वो अपराध किया गया, ये बच्चे गलत है, इसको इग्नोर करना। जो अपराध किया गया है उसका नेचर ऐसा है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, या जिन सर्कमस्टांसिस में, जिन परिस्थितियों में वो क्राइम किया गया है, जिस बात का एलिगेशन है, वो ऐसी हैं जिनको देख के ऐसा लगता है, रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि अगर इस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए तो एविडेंस मिल सकता है। किसके बारे में? कि इसने वो अपराध किया है या नहीं। ध्यान से सुनना बच्चे,
एक एक पॉइंट बड़ा ध्यान से सुनना। एक ऐसा अपराध का आरोप लगा है किसी व्यक्ति पे, और उस आरोप जो है जिस अपराध का, वो ऐसी परिस्थितियों में हुआ है या उस अपराध का ही नेचर ऐसा है कि ऐसा लगता है कि अगर इस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए, मतलब डॉक्टर से अगर इसकी जांच की जाए, तो ऐसे चांसेस हैं कि कोई सबूत मिल सकता है, कोई एविडेंस मिल सकता है जिससे साबित हो सके क्या इसने सच में वो अपराध किया है या नहीं। यहां तक ऑल क्लियर? समझ पा रहे हैं सभी लोग? बच्चे यस बोलेंगे, वाई टाइप करेंगे। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। Sir, I Yes, didn't sir. understand, Yes, sir. sir. अब देखो, अब थोड़ी सी प्रोसीजरल बातें यहां तक हमने समझ लिया। ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की ताकत है, ये होती किसमें, ये समझना है। अब ये जो व्यक्ति है जिसकी भी कस्टडी में ये है, जिस भी पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में ये है, ये उसके अधिकार में रहता है, उस पुलिस वाले के अधिकार में रहता है कि वो अगर चाहे तो इस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन करा दे। और ये जो रीजनेबल ग्राउंड्स वाली बात है कि ऐसा लगना चाहिए कि अगर इसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो तो एविडेंस मिल सकता है, ऐसा लगना किसको चाहिए? उस पुलिस वाले को। तो ये पुलिस वाला चाहे तो क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट कर सकता है। किसको? एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, कि वो इसकी जांच करे, इस ऐसे व्यक्ति की जांच करे। पर ये रिक्वेस्ट करने के लिए ये जरूरी है कि वो पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर पोस्ट का, मतलब एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को कि वो किसी व्यक्ति की मेडिकल जांच करे। इसके लिए जो व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा है, जो पुलिस वाला रिक्वेस्ट कर रहा है, कम से कम वो सब इंस्पेक्टर होना चाहिए या उससे ऊपर का ओहदा होना चाहिए, इंस्पेक्टर होना चाहिए या सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है? तो ये ताकत किसके पास है? केवल सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर ओहदे वाले लोगों के। रिक्वेस्ट किसको जाती है? एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को। इस शब्द का मतलब क्या है बताऊंगा मैं अभी। ठीक है? और इस चीज के लिए, ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा रहा है इस व्यक्ति के लिए, अगर इसको कराने के लिए पुलिस वाले को ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे। इसके ऊपर केस है हमारा आज का, इसी बात के ऊपर है, इसी छोटी सी बात के ऊपर है। अगर पुलिस वाला चाहे और पुलिस वाले को लगता है कि अगर इस व्यक्ति का मैंने मेडिकल एग्जामिनेशन कराया तो मुझे कोई एविडेंस मिल सकता है कि इसने क्राइम किया है या नहीं, अगर ऐसी स्थिति है तो भले ही वो अरेस्टेड पर्सन कितना भी अपोजिशन करता रहे, कितना भी मना करता रहे, पुलिस वाला जबरदस्ती ऐसे व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की ताकत रखता है। जितनी भी फोर्स उसे लगता है जरूरी है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए, उसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है? तो एक बार रिवाइज करा रहा हूं अभी तक का, ध्यान से देखना बच्चे। किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, मतलब उस पे ऐसा एलिगेशन लगा है, उस ऑफेंस की प्रकृति ऐसी है या वो ऐसी सर्कमस्टांसेस में किया गया है जिसकी वजह से किसको? एक पुलिस वाले को ऐसा लगता है कि अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए तो एविडेंस मिल सकता है कि उसने वो अपराध किया है या नहीं। पर ये जो पुलिस वाला है, ये जो रिक्वेस्ट करेगा, किसको रिक्वेस्ट करेगा? एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को। ये जो पुलिस वाला है ये सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के ओहदे का होना चाहिए। और मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए ये चाहे तो ताकत का भी इस्तेमाल कर सकता है, मतलब जोर जबरदस्ती भी कर सकता है अरेस्टेड पर्सन के साथ। क्या हम यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? यस बोलेंगे, वाई टाइप करेंगे। यस सर। कोई परेशानी नहीं है यहां तक? चलो अब देखो आगे। लास्ट पॉइंट में थोड़ा कंफ्यूजन है। लास्ट पॉइंट बस इतना सा, लास्ट पॉइंट बच्चे बस इतनी सी बात कह रहा है। सर दोबारा रिपीट। हाँ लास्ट पॉइंट बस, मैं पूरा सेक्शन दोबारा रिवाइज करूंगा। एक सेकंड बच्चे,
लास्ट पॉइंट बस इतना, और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आज का केस भी मैं ऐसी चीज पे लाया हूं। मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता है पुलिस वाला, अगर वो सब इंस्पेक्टर से ऊपर का है, रिक्वेस्ट कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है, उसको ऐसा भरोसा होना चाहिए कि उसकी मदद होगी। पर इसके लिए वो ताकत भी इस्तेमाल कर सकता है, मतलब फोर्स भी कर सकता है। अगर मानो कोई अरेस्टेड पर्सन है, वो कह रहा है कि मैं नहीं कराना चाहता अपना मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर भी वो पुलिस वाला जबरदस्ती उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता है। ये ताकत दे रहा है सेक्शन 53। हमको लग रहा है ये छोटी मोटी ताकत है, पर ये बड़ी खतरनाक ताकत है, खासकर कि आज की 21st सेंचुरी में। हम समझेंगे जब केस को देखेंगे, ठीक है। अभी आगे देखो, अगर कोई चीज नहीं समझ में आई होगी तो मैं पूरा सेक्शन रिपीट करूंगा दोबारा से, ठीक है। अब देखो आगे बात समझो। अगर किसी महिला का अरेस्ट हुआ है, और महिला के बारे में ये सारी बात हो रही है कि उस पे जो एलिगेशन है वो इस टाइप का है, या ऐसी सर्कमस्टांसिस में है कि अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, उस महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए तो कोई एविडेंस मिल सकता है, तो उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन केवल एक महिला रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगी। मतलब एक महिला डॉक्टर ही उसका एग्जामिनेशन करेगी। ये बड़ा जरूरी है। अभी तक क्या हो रहा था, फीमेल अरेस्ट हो रही थी तो फीमेल पुलिस ऑफिसर आ रहा था, है ना, उसकी तलाशी लेने, उसको अरेस्ट करने। पर यहाँ पे फीमेल पुलिस ऑफिसर की बात नहीं है। अगर जिस व्यक्ति का, जिस महिला का अरेस्ट हुआ है, जो अक्यूज है ऐसे ऑफेंस की, उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो एक महिला डॉक्टर करेगी। इस बात की पुष्टि है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल है, दो बातों का सवाल। ये जो शब्द हम बार बार बोल रहे हैं ना, मेडिकल एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आ जाती हैं। तो बच्चे, सेक्शन 53 में एग्जामिनेशन की जो डेफिनेशन है वो काफी ब्रॉड है। वो बोलती है किसी भी चीज का एग्जामिनेशन, ब्लड का, सेमेन का, स्वैब्स का, स्पर्म का, स्वेट का, हेयर का, नेल्स का, डीएनए का, मतलब किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन जो मतलब डॉक्टर कर सकता है, जो भी टेक्नोलॉजी अलाउ कर सकती है, वो सारे टाइप का एग्जामिनेशन इसमें कवर हो जाता है। तो अगर पुलिस वाला चाहे तो इनमें से जो भी, देखो हर केस अलग है, हर सिचुएशन अलग है, हर सर्कमस्टांस अलग है। जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांस को देख के लगता है पुलिस वाले को कि इसका ब्लड टेस्ट कराएं, या सीवन टेस्ट कराएं, या हेयर टेस्ट कराएं, या नेल्स का टेस्ट कराएं, या डीएनए प्रोफाइलिंग कराएं, जो भी उसको सिचुएशन के हिसाब से लगता है, इनमें से कोई भी टेस्ट वो करवा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो शब्द बार बार लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो रिक्वेस्ट जाएगी पुलिस वाले की तरफ से, जो एसआई या उससे ऊपर की पोस्ट का होगा, वो किस पे जाएगी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पे। और अगर वो महिला है तो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पे। इसका मतलब क्या है, कब बनता है कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर? बच्चे, एक हमारा इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है, ठीक है, उसका एक सेक्शन है, ये आपको देखो, मेडिकल काउंसिल एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए तो। हमारा जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है उसका सेक्शन 2H है, जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को डिफाइन करता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है। तो हर एक व्यक्ति जो सेक्शन 2H ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको हम मेडिकल प्रैक्टिशनर बोल सकते हैं। ये तो हो गई ये आखिरी के दो शब्द, मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब किसको, कौन से मेडिकल प्रैक्टिशनर को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलेंगे? जब ऐसा व्यक्ति जो सेक्शन 2H की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वो अपने आप को रजिस्टर करा लेता है और उसका नाम आ जाता है कहां पे, स्टेट मेडिकल रजिस्ट्रेशन पे, मतलब हर एक राज्य सरकार अपना एक मेडिकल रजिस्टर मेंटेन करती है। अगर किसी व्यक्ति का नाम उसमें रजिस्टर्ड है तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं कि वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। और केवल ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही सेक्शन 53 के अंदर किसी भी एक्यूज पर्सन का एग्जामिनेशन कर सकता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में सारी चीजें आ जाती हैं, ब्लड से लेके, हेयर से लेके, डीएनए प्रोफाइलिंग तक। और मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2H में दी है आईएमसी एक्ट के। और रजिस्टर्ड का मतलब है कि स्टेट के रजिस्टर में, स्टेट का जो मेडिकल रजिस्टर है उसके अंदर नाम दिया गया है,
ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि आपके दिमाग में बहुत ज्यादा खिचड़ी हो गई होगी, बहुत सारी बातें एक साथ आप पे डंप कर दिया मैंने। मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं पूरा सेक्शन, एक एक पॉइंट समझना, एक एक सीक्वेंस को समझना और नोट्स को एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। शुरुआत करते हैं। सेक्शन बच्चे जो 53 है वो बात करता है किसकी, मेडिकल एग्जामिनेशन की। और किसके मेडिकल एग्जामिनेशन की, एक्यूज के। एक्यूज का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ एलिगेशन लगे। मानिए किसी व्यक्ति के खिलाफ एलिगेशन लगा है कि उसने कोई ऑफेंस किया है। जिस ऑफेंस का एलिगेशन लगा है उसकी ऐसी प्रकृति है, उसका ऐसा नेचर है, या ऐसी सर्कमस्टांसेस में उसने वो अपराध किया है, जैसा एलिगेशन उस पर लगा है कि पुलिस वाले को ऐसा लगता है उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स है कि अगर इस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन करा जाए तो उससे एविडेंस मिल सकते हैं, सबूत मिल सकते हैं कि उसने वो अपराध किया है या नहीं। ठीक है, पर ये जो ताकत है मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की, ये केवल किसके पास है, वो जो पुलिस वाला है वो कम से कम सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के ओहदे का होना चाहिए। और जो रिक्वेस्ट जाएगी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए किसी अन्य आम डॉक्टर के पास नहीं जाएगी कि बराबर वाले क्लिनिक पे गए और मेडिकल एग्जामिनेशन करा लिया, नहीं, ये केवल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएगी। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब सेक्शन 2H ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से जो भी व्यक्ति है, और रजिस्टर मतलब जिसका स्टेट मेडिकल रजिस्टर में नाम है, ऐसे व्यक्ति के पास रिक्वेस्ट जाएगी। और एग्जामिनेशन कराने के लिए अगर पुलिस वाला चाहे तो जरूरी ताकत का भी इस्तेमाल कर सकता है, उस व्यक्ति को मजबूर कर सकता है कि वो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराए ही कराए। अगर वो एक महिला है जिसके खिलाफ एलिगेशन है, जो कि एक्यूज्ड है वो एक महिला है, तो उसका जो एग्जामिनेशन है वो एक केवल फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगी, एक ऐसी महिला जो ये सारी रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। ठीक है, एग्जामिनेशन में सब कुछ आ जाता है, खून से लेके, सेमेन से लेके, हेयर से लेके, नेल से लेके, डीएनए तक, सब कुछ, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जामिनेशन हो सकता है। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है कि सेक्शन 2H के अंदर ऑफ IMC एक्ट कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, और रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उस व्यक्ति का नाम। अब बताइए बच्चे, क्या हम सभी लोग सेक्शन 53 को समझने में सक्षम हैं, समझ पाए Yes, हैं? sir. यस सर। सर जो फोर्स लिखा था मैं उस पॉइंट को नहीं समझा। क्या बच्चे, कौन सा पॉइंट नहीं समझे आप? फोर्स वाला? यस सर। फोर्स वाला कुछ नहीं बच्चे, बस वही बात है कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि जो व्यक्ति का अरेस्ट हुआ है, जो एक्यूज व्यक्ति है, वो नहीं चाहता अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना, पर पुलिस वाले को लगता है कि जरूरी है मेडिकल एग्जामिनेशन होना, तो ऐसे में पुलिस वाला जबरदस्ती उसका एग्जामिनेशन करा सकता है, ताकत का भी इस्तेमाल कर सकता है। बस इतनी सी बात है। ओके सर। ठीक है, ऑल गुड बच्चे? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारा बच्चे आज का केस है वो इसी के बारे में, इसी डिस्कशन को एक तरीके से हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने ग्राउंड रखा है सेक्शन 53 के अंदर। अब इसमें सीधे तौर पे तो सेक्शन 53 का जिक्र नहीं होगा, पर जो बात है आप उसको रिलेट कर पाओगे और आप खुद अपना दिमाग लगा के, अपनी समझदारी लगा के इसको अप्लाई करने की कोशिश करना। ठीक है, क्या है हमारे केस का नाम? हमारे केस का नाम है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कानून। ये हमारा 1961 का केस है बच्चे, सुप्रीम कोर्ट का। अब देखो ये जो केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है, ये कई सारे केसेस हैं जिनमें एक ही मिलता जुलता सवाल उठ रहा था। ठीक है, तो कई सारे केसेस को, मेनली 3 केसेस हैं कि 3 केसेस को कंपाइल करके सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ सुना है। तो इसमें 3 अलग अलग बैकग्राउंड है, 3 अलग अलग तरीके के फैक्ट्स है। तो हम पहले तो तीनों फैक्ट्स को पढ़ेंगे, अलग अलग जो बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग जो केसेस से आ रहे हैं, जिनको मर्ज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनमें कॉमन क्वेश्चन क्या उठ रहा था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डील किया। ठीक है, ये तीनों बातों को समझेंगे। तो जो पहला केस था जिसको मर्ज किया गया था, उसमें क्या फैक्ट्स है?
इसमें जो ये रेस्पोंडेंट था, एक व्यक्ति था रेस्पोंडेंट, उस पे एलिगेशन लगा था सेक्शन 301 के अंदर 34 के साथ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उस जो हमारा प्रोसिक्यूशन था, जो उसके खिलाफ जो एविडेंस लेके आ रहे थे, उन्होंने क्या किया था, इस व्यक्ति का हैंड राइटिंग सैंपल ले लिया था। ये जो केस था, इसमें ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी सर्कमस्टांसेस थी कि पुलिस वालों को लगा कि इस व्यक्ति का हैंड राइटिंग सैंपल ले लेना चाहिए। किसका? एक्यूज्ड व्यक्ति का हैंड राइटिंग सैंपल ले लेना चाहिए। और पुलिस ने उसका हैंड राइटिंग सैंपल ले लिया उसकी मर्जी के खिलाफ। जैसे कि हमने अभी पढ़ा ना कि एविडेंस निकलवाने के लिए, हमने वो पढ़ा किस कंटेक्स्ट में? मेडिकल एग्जामिनेशन कंटेक्स्ट में। पर यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति से उसका हैंड राइटिंग, मतलब हैंड राइटिंग सैंपल मतलब उसकी हैंड राइटिंग कैसी है, कैसा लिखता है। मानो केस में ऐसी जरूरत पड़ी कि दो हैंड राइटिंग को मिलाना था, तो ऐसी स्थिति में पुलिस वालों ने क्या किया, बिना उससे पूछे, बिना उसको इन्फॉर्म किए और उसकी मर्जी के खिलाफ उसका हैंड राइटिंग सैंपल को इस्तेमाल किया है, और उसको इस्तेमाल किया है उस केस में उसके खिलाफ। तो पहली स्थिति तो ये है, बड़ी आसान सी है, बड़ी साधारण सी स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या है, यहाँ पे एक दुकान थी और उस दुकान में बदमाशी हो गई, चोर चकेरी हो गई, ठीक है, और इस दुकान से जो है 4 बंदूकें चुरा ली गई थी। अब क्या हुआ, ये जो चोर थे इन्होंने उन बंदूकों को छुपा दिया। आगे जाके पुलिस वालों को जरूरत पड़ी कि उन बंदूकों पे जो फिंगरप्रिंट हैं उनको मिलाया जाए। उन फिंगरप्रिंट को जो बंदूक पे हैं, जो चुराई गई थी, उनसे मिलाने के लिए जो एक्यूज पर्सन है, जिन पे एलिगेशन लगा था कि उनने चुराई हैं, उनके फिंगरप्रिंट ले लिए पुलिस वालों ने, बिना पूछे, बिना बताए, बिना मर्जी के। और उन फिंगरप्रिंटों को मिला के उन फिंगरप्रिंटों से जो बंदूक पे थे, कोर्ट में इस्तेमाल किया उनके खिलाफ और उनको सजा करवाई। तो ये लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि हमसे बिना पूछे, हमारी बिना मर्जी के इन्होंने हमारे फिंगरप्रिंट कैसे ले लिए। पहली सिचुएशन में क्या ऑब्जेक्शन है कि हमारा हैंडराइटिंग सैंपल ले लिया। दूसरी सिचुएशन में क्या ऑब्जेक्शन है कि हमारे फिंगरप्रिंट सैंपल ले लिए हैं। तो इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन आ रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखो तीसरी स्थिति क्या है। तीसरी स्थिति में भी जो मेन है कि वो ड्रग्स से बदमाशी चल रही थी, ओपीएम से कुछ लेन देन का कुछ बदमाशी चल रही थी। यहाँ पे भी जो हैंडराइटिंग सैंपल हैं वो बिना पूछे ले लिए थे। जो एक्यूज लोग हैं उन लोगों से हैंडराइटिंग सैंपल बिना पूछे ले लिए थे। तो आप देख पा रहे हो जो ये तीनों ही स्थितियां हैं, तीनों ही स्थितियों में सिचुएशन और सवाल एक ही उठ रहा है कि जो ये पुलिस वालों ने किया, उनसे बिना पूछे हैंडराइटिंग सैंपल लेना, उनसे बिना पूछे उनके फिंगरप्रिंट ले लेना और उनको उनके खिलाफ इस्तेमाल कर देना, क्या ये करने की उनके पास ताकत है? क्या ये लॉजिकल है? क्या ऐसा होना चाहिए? यही इश्यूज हमारे इस केस में अराइज हुए, जिसकी वजह से ये केस पॉपुलर भी बहुत हुआ। आज तक इस केस पे लोग सपोर्ट और अपोज करते हैं। ठीक है, मेन इश्यू क्या था कि ये जो मेथड अपनाए पुलिस वालों ने एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए, जैसे कि क्या किया, उन्होंने फिंगरप्रिंट के सैंपल ले लिए, हैंडराइटिंग के सैंपल ले लिए। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? क्या हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या जो हमारा संविधान है, क्या ये ऐसी चीजें अलाउ करता है जब एक्यूज की बिना मर्जी के या उसकी मर्जी के खिलाफ उससे एविडेंस ले लिया जाता है और उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है? बड़ा बड़ा हॉट टॉपिक है, आज तक ये बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं। और यहाँ पे बात संविधान तक क्यों पहुंच गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक क्यों पहुंच गई है, इसके पीछे वजह है। आप वजह समझ पाओगे इस स्लाइड को देख के। हमारा एक आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान से देखना, इसको पढ़ेंगे। हमारी जो सीरीज शुरू हो रही है 1 तारीख से, उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। पर अभी देखो, एक आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 20 का सब आर्टिकल 3। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी ऑफेंस का एक्यूज है, अभी मैंने आपको बताया एक्यूज का मतलब क्या होता है, इसी वजह से बताया। एक एक्यूज ऐसा व्यक्ति है जिसपे एलिगेशन लगा है कि उसने कोई क्राइम किया, साबित नहीं हुआ, एलिगेशन लगा है। तो हमारा आर्टिकल 23 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी ऑफेंस का अक्यूज है, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। बहुत महत्वपूर्ण है ये। हमारा जो सेक्शन 23 है, ये हर एक व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि अगर उस पर कोई भी आरोप लगा है
तो किसी भी तरीके से उसको खुद को मजबूर ना किया जाए कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। बी अ विटनेस अगेंस्ट योर सेल्फ। कभी ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति अपने ही खिलाफ गवाही देने को मजबूर हो जाए। ये प्रोटेक्शन हमको आर्टिकल 23 के अंदर बहुत क्लियरली दी गई है। अब जब हम आर्टिकल 23 को समझ जाते हैं, हमारे दिमाग में सवाल आता है कि ये जो 3 केसेस हमने पढ़े, जब बिना पूछे हैंडराइटिंग सैंपल ले लिया गया, बिना पूछे फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए, क्या वहां पे आर्टिकल 23 का वायलेशन नहीं हो रहा था? अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये जो बात लिखी हुई है, कंपेल्ड टू बी विटनेस, इसका मतलब क्या है? विटनेस होने का मतलब क्या है? विटनेस का मतलब होता है गवाह, और जिस तरीके से हम एक गवाह को समझते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो गवाही देता है, कटघरे में खड़ा होता है। तो क्या फिंगरप्रिंट ले लेना या फिर हैंडराइटिंग सैंपल ले लेना, क्या उसको देने से कोई व्यक्ति गवाह बन जाता है? एक तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति गवाह कब बनता है, क्योंकि गवाह ना बनने की प्रोटेक्शन है। अब इसको जब इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो 3 सिचुएशन में पहुंची, और उसे पता था कि उसे इन 3 सिचुएशंस में से कोई एक चुननी पड़ेगी। पहला पॉसिबिलिटी क्या दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने? कहा सबसे पहला तरीका तो ये है, जिस तरीके से हम आर्टिकल 23 को समझ सकते हैं, वो कहता है कि ये जो आर्टिकल 23 है वो केवल स्टेटमेंट्स के खिलाफ प्रोटेक्ट करता है। मतलब जैसा हम समझते हैं ना आमतौर पे किसी गवाह को, गवाह कौन होता है? कटघरे में आता है वो जो बोलता है। तो जब आर्टिकल 23 ये कहता है कि किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाह बने, इसका बस इतना सा मतलब है कि वो कभी भी कटघरे में होकर अपने खिलाफ चीजें नहीं बोलेगा। स्टेटमेंट्स तक लिमिटेड है। मतलब ये हैंड राइटिंग सैंपल्स और ये सारी चीजें, जो फिंगरप्रिंट, ये सारी चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन के लेवल पे जो भी चीजें होती हैं एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए, केस को मजबूत करने के लिए, वो सारी चीजें नहीं आती। विटनेस का मतलब है जब कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में किसी आदमी को मजबूर नहीं करेंगे कि वो अपने खिलाफ कुछ बोले, स्टेटमेंट दे, लिखित या ओरल। तो बहुत ही लिमिटेड एक पहली अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो कंपेल टू बी विटनेस है, बस इसका इतना सा मतलब है कि किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो स्टेटमेंट दे गवाह के तौर पे कोर्ट के सामने। ठीक है, जिसमें ये हैंड राइटिंग सैंपल्स और ये सब इंक्लूड नहीं होंगे। मतलब जो पुलिस वालों ने किया वो ठीक किया। वहीं एक दूसरी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है, दूसरा एक्सट्रीम ये हो सकता है कि ये जो हमारा आर्टिकल 23 है, ये ना केवल एक नॉर्मल गवाह जो कटघरे में खड़े होकर कुछ बोलता है उस तक एक्सटेंड होता है, बल्कि हर सिचुएशन में एक्सटेंड होता है। और हर एक स्थिति जब भी किसी एक्यूज पर्सन से बिना पूछे, उसके बिना मर्जी के, उसके पास से किसी भी प्रकार का कोई भी एविडेंस ले लिया जाता है, वो सारी चीजें हमारे आर्टिकल 23 में कवर होंगी। मतलब जब बिना पूछे, बिना मर्जी के हैंडराइटिंग सैंपल ले लिए जाते हैं, जब बिना पूछे, बिना मर्जी के फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं, वो भी आर्टिकल 23 की स्थिति में गिरते हैं। इसलिए हर वो चीज जो पुलिस करती है एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए, अगर वो सीधे तौर पे एक्यूज्ड से ही निकल के आ रहा है, उसी की बॉडी से निकल के आ रहा है, उसी की जानकारी से निकल के आ रहा है, तो उसके पुलिस वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि 20(3) में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ ही गवाह बने। अब देखो 2 स्थितियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट अपोजिट में रखा है। वो कह रहा है एक तरीका ये है कि हम 20(3) को ऐसे समझ लें जिसमें केवल वो स्टेटमेंट्स हैं जो एक गवाह कटघरे में खड़े होकर कोर्ट के सामने बोलता है, बस उसके अलावा जो भी कुछ होता है सब अलाउड है। दूसरा तरीका यह है कि 20(3) को इस तरीके से इंटरप्रेट करें कि कुछ भी, कोई भी चीज, कोई भी तरीके की जानकारी जो एक एक्यूज पर्सन से आ रही है, वो सारी 20(3) से हिट है और वो यूज नहीं की जा सकती अगर वो बिना मर्जी के दी गई है, बिना मर्जी के ली गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना ये जो दोनों ही स्थितियां हमने देखी, ये दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। हमें मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा, हमें एक बीच की स्थिति ढूंढनी पड़ेगी।
क्योंकि पहली वाली स्थिति कि 20-3 केवल एक गवाह जो कटघरे में खड़ा है उस तक लिमिटेड है, तो ये तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उन्हें ये नहीं सोचा होगा कि वो बस उतनी ही लिमिटेशन, क्योंकि फिर तो इलॉजिकल हो जाएगा सेक्शन का होना। पर दूसरी तरफ ये कहना कि हर एक स्थिति, मतलब किसी भी स्थिति में कोई भी जानकारी ले ही नहीं सकते बिना मर्जी के, वो भी बड़ा गलत हो जाएगा। फिर पुलिस कैसे काम करेगी, कैसे गवाह साबित होगा, कैसे क्राइम साबित होगा? तो दोनों का मिडिल ग्राउंड लेना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला, यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू है, बच्चे लिख लेना नोट्स में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला विटनेस होने का मतलब सेक्शन 20(3) के अंदर उसका सीधा सा मतलब है फर्निशिंग एविडेंस, मतलब सबूत देना। विटनेस होने का मतलब है सबूत देना, और ये जो सबूत देना है ये मौखिक तौर पे भी होता है, जब मैं अपने मुंह से बताता हूं कि मैंने किया या नहीं किया। अगर मेरे से जबरदस्ती उगलवाया जा रहा है, फोर्स यूज, अगर मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं तो कोई बात नहीं, 20(3) से हिट नहीं होगा, क्योंकि 20(3) क्या कहता है, उसके खिलाफ मजबूर नहीं किया जाएगा, कंपेल नहीं किया जाएगा। अगर अपनी मन मर्जी से बता रहा है, जैसे कन्फेशन हो गया, तो कोई परेशानी नहीं। पर जबरदस्ती 20(3) के अंदर प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो ये जो विटनेस का मतलब है फर्निशिंग एविडेंस, मतलब सबूत देना, ये सबूत जो है ये ओरल भी हो सकता है, मौखिक तौर पे हो सकता है, रिटिन तौर पे भी हो सकता है, पर ये स्टेटमेंट्स तक ही लिमिटेड है। देखो मिडिल ग्राउंड कैसे लिया जा रहा है, स्टेटमेंट्स तक ही लिमिटेड है, चाहे वो स्टेटमेंट ओरल हो चाहे राइटिंग में हो। पर ये जो बाकी की सारी चीजें हैं जिसका स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बोलने वाली चीजें या लिखित वाली चीजों से लेना देना नहीं है, जैसे अंगूठे का इंप्रेशन हो गया, या फिर हथेली का इंप्रेशन हो गया, या फिर फुट का इंप्रेशन हो गया, या फिर उंगलियों का इंप्रेशन हो गया, या फिर हैंड राइटिंग सैंपल हो गए, या फिर बॉडी के किसी भी भाग की कोई भी छाप हो गई, ये सारी चीजों का स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। और ये सारी चीजें पुलिस वाले चाहे तो, याद करो सेक्शन 53 अभी पढ़ के आ रहे हैं, फोर्स वाला पॉइंट, ये सारी चीजें अगर पुलिस वाले चाहे तो एक्यूज्ड व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ भी, उनसे जोर जबरदस्ती करके भी ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये डिसीजन थोड़ा इधर से उधर हो गया होता तो आज हमारे जो बेयर एक्ट है उसमें सेक्शन 53 नहीं दिखाई देता। क्या कह रहा है कोर्ट? बहुत क्लियरली कोर्ट कह रहा है कि जो विटनेस होने का मतलब है आर्टिकल 20(3) के अंदर, उसका बस इतना सा मतलब है कि सबूत देना, और सबूत देना किस तौर पे? ओरल या रिटन स्टेटमेंट्स के तौर पे। ठीक है, बस इतना सा लिमिटेड। इसके अलावा जिसमें स्टेटमेंट्स का लेने देने से कोई बात नहीं है, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, अब आप फिंगरप्रिंट दे रहे हो, उसमें कौन सी स्टेटमेंट दे रहे हो? या ब्लड सैंपल दे रहे हो, कौन सी स्टेटमेंट दे रहे हो? राइटिंग सैंपल दे रहे हो, कौन सी स्टेटमेंट दे रहे हो? उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये सारी चीजें अगर अथॉरिटीज चाहें तो, अगर पुलिस वाले चाहें तो मर्जी के खिलाफ भी आपसे ले सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। आप खुद सोचो, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये पावर नहीं होगी पुलिस वालों के पास, अब मानो ब्लड सैंपल मिला है क्राइम सीन से, अब आपके पास यही पावर नहीं है कि इस एक्यूज्ड पर्सन का ब्लड सैंपल लेके आप मैच कर पाओ, कैसे डिसाइड करोगे? वो तो मना कर देगा, मैं नहीं दे रहा ब्लड सैंपल। फिर तो बैलेंस क्रिएट किया, जबरदस्ती कुछ उगलवा नहीं सकते, जबरदस्ती कुछ लिखवा नहीं सकते, पर साथ ही साथ फिंगरप्रिंट ले सकते हो, बालों का सैंपल ले सकते हो, मतलब वो सारी चीजें जिसमें कुछ बुलवाना कुछ उगलवाना इन्वॉल्व नहीं है, वो सारी चीजें कर सकते हो। और सेक्शन 53 में क्या हो रहा था? मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा था। कहां कह रहे थे कि तुम कुछ बोलो, कहां कह रहे थे कि तुम कुछ लिखो? क्या कह रहे थे? अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ। इसी वजह से, इसी डिसीजन की वजह से हम जो फोर्स वाला पर्सपेक्टिव है जो हम पढ़ के आए थे वो कवर हो पा रहा था। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिवाइज करा रहा हूं, फिर आप लोगों के लिए फ्लोर को ओपन कर दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। बच्चे, जो हम केस पढ़ रहे हैं उस केस का नाम है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू, 1961 का केस है, बहुत महत्वपूर्ण केस है। इस केस में हमने क्या सीखा? 3 सिचुएशन थी, तीनों सिचुएशन में सवाल यही था, क्या पुलिस वालों के पास ये ताकत है कि वो एक्यूज्ड व्यक्ति की बिना मर्जी के उनके फिंगरप्रिंट या फिर उनके हैंड राइटिंग सैंपल या किसी भी तरह के एविडेंस ले सके?
उनका ये क्लेम था, जो आर्टिकल 20 का 3 है, वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ विटनेस बने। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विटनेस होने का मतलब बस इतना सा है कि आप सबूत नहीं दोगे, और ये जो सबूत ना देने का मतलब है, इसका मतलब बस इतना सा है कि आप कोई भी चीज बोलोगे नहीं या लिखोगे नहीं, मतलब आपसे कोई भी चीज उगलवा ही नहीं जाएगी पिटाई कर करके कि बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या इस पे साइन कर दो उस पे साइन कर दो, ये सारी चीजें नहीं होंगी। बट इसके अलावा अगर कोई चीज इनवॉलंटरीली करी जाती है पर उसमें स्टेटमेंट की कोई रोल नहीं है, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट ले लेना, जैसे कि आपका ब्लड सैंपल ले लेना, जैसे कि आपका डीएनए प्रोफाइलिंग ले लेना, ये सारी स्थितियां जिसमें स्टेटमेंट का कोई रोल नहीं है, आपका बताने का कोई रोल नहीं है, ये सारी स्थितियों में सेक्शन 20(3) की प्रोटेक्शन लागू नहीं होती है, क्योंकि इन सारी स्थितियों में उस व्यक्ति को ये नहीं मान सकते कि वो अपने खिलाफ गवाह बन रहा है। गवाह का मतलब है कुछ बताना, कुछ बोलना, ना कि ये सारी स्थिति। अब बताइए बच्चे, क्या आप सब लोग इस बात को समझ पाए हैं? यस बोलेंगे? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई ऑब्जर्वेशन है? क्या सबसे पहली बात, क्या आप एग्री करते हो कि सही डिसीजन पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, एक सही बैलेंस है? क्या विटनेस की डेफिनेशन सही बता पा रहा है कि वो स्टेटमेंट तक लिमिट कर रहा है उस चीज को? सर सही है गलत है तो कहना मुश्किल है, बट एक बैलेंस डिसीजन था सर। अगर वो नहीं आता तो फिर सेक्शन 53 में प्रॉब्लम होता कि वो कैसे, फिर वो ब्लड सैंपल कैसे लेते, सीमेंट सैंपल कैसे लेते, वहां पे दिक्कत हो जाता। हाँ बिल्कुल दिक्कत हो जाता, और ऐसा कई कंट्रीज में देखा गया है जहां पे ये ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। राइट टू प्राइवेसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है इन सब चीजों के लिए। अब मैं कोई मेरा ब्लड सैंपल लेना चाहता है, मैं नहीं देना चाहता, मेरा राइट। अब मैं आम आदमी हूं, मेरे पे कोई एलिगेशन, आप देखो सिचुएशंस को समझो, अभी मैं आम आदमी हूं यहाँ पे, ठीक है, मेरे पे कोई एलिगेशन नहीं है, मैं एक्यूज नहीं हूं, किसी की इतनी मजाल नहीं है कि मेरा ब्लड सैंपल ले ले, मेरा हेयर सैंपल ले ले, क्योंकि मेरे पास राइट टू प्राइवेसी है। पर वहीं जैसे ही मैं एक्यूज हो जाता हूं, ये जजमेंट के हिसाब से कोई भी मेरा ब्लड सैंपल ले सकता है, फिंगरप्रिंट ले सकता है, क्योंकि अब मैं आम आदमी नहीं रहा, अब मैं एक्यूज हो गया हूं। तो एक सवाल तो ये उठता है, क्या एक एक्यूज्ड के और एक आम आदमी के अधिकार अलग है? क्या एक एक्यूज पर राइट टू प्राइवेसी नहीं होता है? इसलिए ये जो कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस है और ये जो कन्फ्लिक्टिंग कंसीडरेशन है कि उनके बिना काम भी नहीं चलेगा, प्रैक्टिकलिटीज भी देखो, अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसे केस आगे बढ़ेगा। तो दोनों को बैलेंस करते हुए जब हम देखते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन समझने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ तो उन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया कि आपसे कुछ जबरदस्ती उगलवाया नहीं जाएगा, अगर स्टेटमेंट वाली बात नहीं कहता सुप्रीम कोर्ट तो क्या होता, पुलिस वाले पिटाई करते और लिखवा लेते चीजों को कि मैं नहीं किया। यस पर वहीं जो पुलिस वालों के लिए जरूरी था कि आप बोलो कुछ मत, पर आपकी बॉडी को पूरा इस्तेमाल करा जा सकता है आपके खिलाफ एविडेंस निकालने के लिए, जैसे कि सेक्शन 53 में सिचुएशन है मेडिकल एग्जामिनेशन, उसको प्रिजर्व किया पुलिस के लिए। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच था, बहुत ही स्मार्ट अप्रोच था, जिसकी वजह से हम लोग आज इस सबका फायदा उठा पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे अपने लास्ट ऑल क्लियर है अभी तक? यस सर। सर एक स्लाइड में लिखा हुआ था ट्रैफिकिंग, सर ट्रैफिकिंग क्या है? बच्चे वो सिचुएशन के बारे में देखो, ये तीन थे, तीन अलग अलग सर्कमस्टांसेस में आ रहे थे, तीनों केसेस में अलग अलग तरीके के फैक्ट्स हो रहे थे। ट्रैफिकिंग का मतलब है कि ड्रग्स में डील कर रहे थे, ड्रग्स की तस्करी बोलते हैं ना, जो ड्रग्स की तस्करी होती है इधर से उधर पहुंचाना। तीसरा वाला जो केस था उसमें वैसे वाली क्वेश्चन आ रहा था और उसमें हैंड राइटिंग सैंपल ले लिया था। फैक्ट्स है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जो हमने अभी बात डिस्कस करी। ठीक है, यस सर। आ जाओ, अब आ जाओ अपने आखिरी पे, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो। क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस हैं, पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, समझना, फिर जवाब देना। ठीक है, ध्यान से देखो। जो हमारा सेक्शन 53 है जिसको हम अभी पढ़ के आए हैं, अब आप समझ रहे होगे कि मैं देखो सेक्शन 53 पे कितना एम्फेसाइज कर रहा हूँ। पूरा सेक्शन पढ़ाया, केस पढ़ाया, क्वेश्चन भी, उसी से समझ जाओ कि वो इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी देखो कि मैं बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा हूँ किसी सेक्शन को, आप समझ जाया करो कि उस पर तो बहुत ज्यादा ध्यान देना, वहीं डायरेक्ट पे 2 टिक लगा लिया करो। ठीक है, तो सेक्शन जो 53 है हमारा, वो क्या प्रोवाइड करता है? सेक्शन 53 प्रोवाइड्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ, किसके एग्जामिनेशन की बात करता है, ये सवाल है, ध्यान से देखना।
एक ऐसे व्यक्ति की जो एक्यूज है, एक्यूज का मतलब मैंने बता दिया, उसका जो एग्जामिनेशन है वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है, और किसकी रिक्वेस्ट पे करता है? विक्टिम की रिक्वेस्ट पे करता है। विक्टिम मतलब जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है। ठीक है, पहली स्थिति यह है। दूसरी स्थिति यह है कि जो सेक्शन 53 है वो किसके एग्जामिनेशन की बात करता है? एक ऐसे व्यक्ति की जो कि एक्यूज्ड है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा होता है, पर यहाँ पे किसकी रिक्वेस्ट पे हो रहा है? अरेस्टेड पर्सन, मतलब जिसका अरेस्ट हुआ है वो खुद ही जब रिक्वेस्ट करता है तब उसका एग्जामिनेशन होता है। या फिर जो तीसरा पोजीशन है वो ये है कि जो पर्सन है, एक्यूज है, उसका एग्जामिनेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा हो रहा है, और किसकी रिक्वेस्ट पे हो रहा है? पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे हो रहा है। या फिर तीनों ही स्थितियों में सेक्शन 53 लग सकता है, चाहे विक्टिम रिक्वेस्ट करे, चाहे अरेस्टेड पर्सन रिक्वेस्ट करे, चाहे पुलिस वाले रिक्वेस्ट करे। जी बच्चे बताएं। 3 सर, ऑप्शन 3 सर। अच्छा, क्या हर एक पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर सकता है? नहीं सर, सर। एसआई और एबव रैंक। मिनिमम होना चाहिए ऐसा ही सर। सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के ओहदे का। ठीक है, कांस्टेबल, हेड Yes. कांस्टेबल, ये सब नहीं कर सकते। और मैंने यहाँ पे गलती कर दी कि आपको दूसरे सवाल का आंसर बता दिया। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लो। जो हमारा सेक्शन 53 है ये बात करता है एग्जामिनेशन की एक्यूज की किसके रिक्वेस्ट पे? कांस्टेबल या उससे ऊंचे का ओहदा रिक्वेस्ट कर सकता है, हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर का ओहदे वाला व्यक्ति कर सकता है, या फिर सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर वाले ओहदे का कर सकता है, या फिर इंस्पेक्टर और उसके ऊपर ओहदे वाले का कर सकता है। जी बच्चे। ऑप्शन 3 सर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर और उससे जो ऊपर के पोस्ट वाले लोग हैं, इंस्पेक्टर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारे लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसको? मेडिकल प्रैक्टिशनर को, कि किसी व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का सफर हमारा यहीं खत्म होता है। हम लोग अब कल मिलेंगे, और कल हमारा आईपीसी का सेशन होगा। आईपीसी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में, अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं। तो टाइम पे आइएगा, और जितना हमने अभी तक कवर कर लिया आईपीसी में उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उसी के आगे की बातें करेंगे हम लोग। और थैंक यू सो मच बच्चे। किसी का कोई सवाल है? जी सर, इस वीक रिवीजन लेक्चर होगा ना? सर, आपने कल रिवीजन लेक्चर होगा इस बार। रिवीजन लेक्चर हम लोग रखेंगे संडे को सुबह 9 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक रिवीजन कम डाउट क्लियरेंस सेशन होगा। तो जो भी सुबह क्वेश्चन में? है, हाँ सुबह होगा बच्चे, 9 से 10:30। होमवर्क देखे आवाज बच्चे बहुत बहुत डिस्टर्ब। सर, होमवर्क सर 114B एविडेंस सर, प्रेजेंट स्टेटस। कुछ समझ नहीं आया। कोई Speaking about yesterday you said about section 114B of Evidence Act. हाँ बताओ बच्चे, क्या स्टेटस है 114 का, 114B का? बताओ, मैंने होमवर्क दिया था ना आपको। किसी को नहीं मिला? अरे 114B का बताओ भाई। अच्छा, बेयर एक्ट में देखो, दिख रहा है कि नहीं? बेयर एक्ट है किसी के पास? चेक करो। सर, बेयर एक्ट में कल देखा था मैंने, स्टेट अमेंडमेंट दिखा रहा था सिर्फ उसका। एक मिनट में कंफर्म कर लेता हाँ सर, वो मैंने भी देखा था। सिर्फ स्टेट अमेंडमेंट छत्तीसगढ़ का दिखाया था। अच्छा बाकी तो सर किसी का शो नहीं हो रहा 114B में। अच्छा, 114B आपके स्टैट्यूट में दिख रहा है। यस सर। हूँ। सर, और वो भी 2015 में ऐड हुआ था छत्तीसगढ़ हाँ, में। 2015 में, 21/7/2015 में। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। और डीके बासु कब का जजमेंट है? 96। 96। अब आप 2000। दिमाग लगाओ। सोच पा रहे हो? 1996 में रिकमेंडेशन आती है कि लॉ कमीशन की जो बात है कि 114B को पार्ट बनाया जाए हमारे स्टैट्यूट का, उसको पूरा होते होते कितना समय लग जाता है? 21 इयर्स। और जैसे अराउंड 21 ईयर। जो स्टेटमेंट आई है, जो हमारा जो स्टेट अमेंडमेंट है, उसको और ध्यान से देखना, उसमें क्या बदलाव किया गया है। ये सारे सेक्शंस हैं जिन पे आप रिसर्च कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकली क्या चल रहा है दुनिया। ठीक है, चलो चलो फिर ठीक है बच्चे, संडे को होगा रिवीजन कम डाउट क्लियरेंस सेशन। सब लोगों को जूम का लिंक पहुंच जाएगा।
9 बजे से लेके 10:30 तक इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, रिवाइज करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जुड़े हुए, जो क्लासेस हमने पढ़ी हैं उनसे जुड़े हुए होने चाहिए। जो भी क्वेश्चंस है आप बिल्कुल लेके आइएगा, हम उनको डिस्कस करेंगे। हाँ सर, संडे इवनिंग, संडे मॉर्निंग 9 अच्छा, to okay. 10:30, 9 Okay. AM to 10:30 AM। ओके ओके सर, ठीक है, चलो बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू गुड नाइट। सर। ग्रुप के बच्चे Good night. बच्चे सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। सर शैल वी लीव? हाँ, यस प्लीज, आप सभी लोग जा सकते हो। चलो, आई विल सी यू टुमारो, और कल 7 बजे मिलते हैं। बाय बाय। Good night, sir. Thank you. गुड नाइट।